क्या क्या रहा है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश से बाहर आना पड़ा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में जो समस्याएं हैं वो और विकराल हुई है। तो हम बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन तथा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का बांग्लादेश से पलायन, इसके बाद जो है भारत में शरण उन्होंने ली और इसके कारण दोनों देशों के संबंध जो है वो खराब हुए, है ना। तो ये बहुत न्यूज में रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश के से आयात पर प्रतिबंध, खास करके कॉटन टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा। इसके बाद अगर आप देखें तो जो वहां के चीफ एडवाइजर अभी बने हैं यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस, उनका भारत विरोधी टिप्पणी, है ना, कई मामलों में उन्होंने भारत को दोषी। कुछ और मुद्दे जो है बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का एक नए स्वरूप में उभार हुआ है और वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके विरुद्ध बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यह भी कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उदय तथा हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार के मामले, अवैध प्रवासन तो बहुत दिन से रहा ही है ना। अवैध प्रवासन का मुद्दा, जो बांग्लादेश से लोग आए के भारत में रह रहे हैं, है ना। रोहिंग्या शरणार्थियों का भी मुद्दा रहा है दोनों देशों के मध्य। चीन की बांग्लादेश में बढ़ती भूमिका, एक नया, हर जगह आप देख रहे हैं कि भारत के जितने भी विदेश में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब में चाइना का प्रेजेंस बना है। तो चर्चा में हम क्या में और क्या कह सकते हैं। बांग्लादेश तथा बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती भूमिका, अवैध प्रवास की समस्या हमेशा रही। अवैध प्रवास, इसमें रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा, भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के वर्षों में आई कटुता, यहां से प्रश्न बनाएगा कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे भारत बांग्लादेश संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। बांग्लादेश भारत संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार ओवरऑल बांग्लादेश का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। क्या है बांग्लादेश, कहाँ है, क्या है, भारत के लिए क्या उसका महत्व है ना। ज्यादातर प्रश्न डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो तल्खियां आई है उससे पूछ सकता है। खास करके शेख हसीना के भारत प्रवास के दौरान दोनों देशों के संबंध जो है बहुत खराब हुए, उसको लेकर है ना, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो एक बार बांग्लादेश का संक्षिप्त परिचय, आप सभी जानते हैं जैसे नेपाल के साथ हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बहुत नजदीकी वाले रहे हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश भी भारत का ही भाग रहा। इतिहास तो आपने पढ़ा ही है। 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पहले था और बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आया और उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग है ना। और उसके कारण जो है बांग्लादेश में शुरुआत में जो है भारत के प्रति मित्रता का भाव रहा। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के जो बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए अवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके फाउंडर कह लें शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में वहां पर आप देखें तो बांग्लादेश को उदय एक स्वतंत्र कराने की पहल हुई और भारत उसमें बहुत उसकी भूमिका रही है। तो बांग्लादेश पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। आप सभी जानते हैं कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तान के दो भाग हुए थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है और दूसरा क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। जो जिन्ना का सांप्रदायिक फॉर्मूला के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में के आधार पर दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान में भी दो क्षेत्र में मुस्लिमों की प्रतिशतता, भारतीय जो क्षेत्र था उसमें अधिक थी, उसमें तो पश्चिम पाकिस्तान एक बना और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों देशों के मध्य, दोनों अगर आप देखें पाकिस्तान का ही भाग था, लेकिन दोनों के मध्य लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सांस्कृतिक आधारों पर भी भिन्नता थी। जो पश्चिम पाकिस्तान है वहां उर्दू बोली जाती है, लेकिन जबकि ये जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था वहां पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी। ऐसी स्थिति में भाषा को लेकर समस्या थी। जैसे ही उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया
और इस कारण जो है पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान विरोध की लहर उठी। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, उसे यह हमेशा भय था कि कहीं भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान को अलग न कर दे। ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान जो अभी एग्जिस्टिंग है, उनकी आर्मी के द्वारा दमन की कार्रवाई की गई और 1960 से 50 के दशक से लेकर 60-70 तक ये कार्रवाई होती रही। इसके कारण बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश की धरती को छोड़कर भारत या अन्य क्षेत्र में आए। तो जो भारत पाकिस्तान संबंधों में तलखी थी, उसके कारण पाकिस्तान को हमेशा यह भय था कि कहीं पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से न निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहां की सेना ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो अभी का है, उसमें वहां के लोगों के विरुद्ध यातनाएं होने लगी और वहां पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध की हवा हुई। और 1971 में आप देखें तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर भारत के सहयोग से स्थापित हुआ। 1900 अगर आप देखें तो 71 से लेकर 75 तक का जो दौर था, वो भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णिम दौर था। भारत बांग्लादेश संबंधों का एक स्वर्णिम दौर था, गोल्डन एरा आप कह सकते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पुत्री है कौन, शेख हसीना वाजिद। तो बांग्लादेश के संस्थापक, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी की मान्यता है, उसी प्रकार बांग्लादेश में अगर आप देखें तो शेख मुजीबुर रहमान ने ही बांग्लादेश को उदय करवाया और ऐसी स्थिति में वे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित हैं, है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान का जब तक दौर रहा, यानी 71 से लेकर 74-75 तक अगर आप देखें तो भारत बांग्लादेश संबंधों में मधुरता थी। 1972 में भारत बांग्लादेश के मध्य एक मैत्री एवं सहयोग संधि होती है ना। नोट करते चलें, ये सब कुछ बारीकियां हैं, संबंध को अगर समझना है। 1972 में भारत बांग्लादेश के मध्य, आप सभी जान रहे हैं कि बांग्लादेश को लाने वाला देश कौन था, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ही था और भारत ने ही सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता प्रदान की, यहां तक कि नाम में भी उसको शामिल किया, यहां तक कि यूएन में सदस्यता के लिए भी हर जगह भारत ने बांग्लादेश का मदद किया है। तो भारत बांग्लादेश के मध्य जो मित्रता का आधार है वह संधि 1972 की है, जो मैत्री एवं सहयोग संधि है के मध्य मैत्री एवं सहयोग संधि संपन्न हुई, जिसके कुछ मुख्य प्रावधान निम्न है ना, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है तो बहुत लंबी चौड़ी, बस 2-4 पॉइंट, ताकि आप दोनों देशों के मध्य संबंधों को आप बेहतर रूप में समझ सकें। लिखिए, शेख मुजीबुर रहमान का जब तक दौर था, आप सभी जान रहे हैं कि अच्छा दौर था। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी कौन है, शेख हसीना वाजिद, जिनको वहां से बाहर, देश से बाहर अभी रह रही हैं, जिनके विरुद्ध अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं कोर्ट में। तो दोनों देशों के मध्य शांति और सहयोग, मित्रता एवं सहयोग की संधि, उसकी मुख्य प्रावधान, पहला प्रावधान लिखिए, दोनों देश अस्थायी शांति और मित्रता, दोनों देश अस्थायी शांति और मित्रता हेतु एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, दोनों देश अस्थायी शांति व मित्रता के लिए एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, सेकेंड पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में दोनों देश एक दूसरे के साथ संपर्क को बनाए रखेंगे, तथा समस्या के समाधान में हर संभव मदद करेंगे। तीसरा पॉइंट, बाढ़ नियंत्रण, जैसे बांग्लादेश और भारत के मध्य 54 नदियां के आसपास जो है वो प्रवाहित होती है। सोच सकते हो कि 54 नदियां जो है दोनों देशों के मध्य प्रवाहित होती है। तो नदी जल प्रबंधन को लेकर, नदी के पानी को लेकर, नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में समस्याएं रही हैं। आज भी कुछ नदियों का है जिसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो आप लिखें, बाढ़ नियंत्रण, नदी जल बंटवारा, बिजली उत्पादन, सिंचाई क्षमता का निर्माण, विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन, सिंचाई क्षमता आदि का निर्माण आदि के संदर्भ में मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों देश
एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे और न ही अपनी धरती का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध होने देंगे और न ही अपनी धरती का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध होने देंगे। लास्ट पॉइंट लिख लो, दोनों देश सामाजिक एवं आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में परस्पर सहयोग करेंगे। दोनों देश सामाजिक एवं आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में परस्पर सहयोग करेंगे। और लास्ट पॉइंट लिख लो जो आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों के मध्य यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद या मुद्दा आता है तो उसका समाधान, दोनों देशों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद या कोई मुद्दा आता है तो उसका समाधान बातचीत के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। बातचीत के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 1972 में यह संधि हुई और जिसके मुख्य प्रावधान दोनों देशों के मध्य संबंधों की आधारशिला है। जैसे आपने देखा भारत भूटान, भारत नेपाल सब में संबंधों की आधारशिला शांति एवं मित्रता संधि जैसे रही, उसी प्रकार बांग्लादेश के मध्य संबंध का आधार क्या रहा, मैत्री एवं सहयोग संधि। अब देखिए 1974-75 में बांग्लादेश में कुछ घटनाक्रम घटित होता है और जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी हत्या कर दी जाती है कुछ कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा, है ना। और 1975 से लेकर अगर आप देखें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है रहमान की हत्या के पश्चात बांग्लादेश में कट्टरपंथी और सैन्य तानाशाही का एक लंबा दौर आ जाता है। के पश्चात बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उदय होता है तथा 1975 से लेकर 1990 तक 1975 से 1990 तक सैन्य शासन कायम होता है। जैसे जो जियाउर रहमान थे, है ना, जियाउर रहमान जो थे कट्टरपंथी और वो सैन्य शासक थे, उन्होंने ही तख्ता पलट किया, पहली बार वहां पर जो है सैन्य शासन हुआ। 1981 में उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद वहां पर मोहम्मद इरशाद आते हैं और वो सैन्य प्रमुख के रूप में लंबे समय तक वहां पर सत्ता की बागडोर उनके हाथों में रहती है। शुरुआत इन्होंने की थी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना से, और बांग्लादेश का जो 1972 का संविधान है वो बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है ना। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जबकि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की आवाम जो है 96% पॉपुलेशन क्या है जी, मुस्लिमों की है। 17 से 18 करोड़ के बीच में बांग्लादेश की आबादी है, जिसमें आबादी का बड़ा भाग लगभग जो है 96% के आसपास वो क्या है, मुस्लिम आबादी है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो बांग्लादेश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने, जिनको बंगबंधु, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है ऐसे आप समझे। इनके प्रयास को धक्का तब, इनकी हत्या हो जाती है। कट्टरपंथी ताकतें जो है उनको लगता है कहीं लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो समस्या आ जाएगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में जियाउर रहमान आते हैं और वो मिलिट्री रूल वहां पर स्टैब्लिश करते हैं। 1981 में उनकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद मोहम्मद इरशाद जो है लंबे समय तक सैन्य प्रमुख के रूप में रहते हैं। 1990 के बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होती है, यानी 1990 के पश्चात बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र की वास्तविक संदर्भ में स्थापना, वैसे तो लोकतंत्र पहले ही आए, वास्तविक संदर्भ में स्थापना होती है। और अगस्त 2024 आप सभी को पता है, जब वहां पर छात्र का आंदोलन आया, उसके बारे में आगे चर्चा करें। दो पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द ही सत्ता रहती है। जैसे 90 में चुनाव होता है तो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को समझने के लिए बांग्लादेश की पार्टी को आपको जानना होगा। बीएनडी हम लिख रहे हैं बांग्लादेश के लिए कि प्रमुख पार्टी, वैसे तो वहां भी बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है, लेकिन दो प्रमुख पार्टी है। एक जो है वह है अवामी लीग, अवामी लीग जिसकी हेड कौन थी? अवामी लीग, शेख हसीना वाजिद, ये किनकी पुत्री हैं? तो उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी रही हैं। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। दूसरा अगर आप देखें तो वह है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। और दोनों ही मुस्लिम महिलाएं जो है, बांग्लादेश की कमान अधिकतर इन्हीं दोनों महिलाओं के हाथों में रही है। बीएनपी पार्टी की प्रमुख कौन है? बेगम खालिदा जिया, जियाउर रहमान की बीबी, पत्नी, है ना। तो बेगम खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया, वही सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान जो है उन्हीं की यह पत्नी है बेगम। देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे अवामी लीग हो चाहे बीएनपी हो,
पहले 90 के बाद चुनाव हुआ तो पहले बीएनपी जो है बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी जीतती है, पहली बार बेगम खालेदा जिया प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद आगे चलकर आप देखें तो आवामी लीग, फिर बीएनपी, ये सिलसिला वहां चलता रहा। 2008 में आखिरी चुनाव हुआ था और उस आखिरी चुनाव में शेख हसीना जीती थी और तब से लेकर 3 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और चौथे कार्यकाल में फिर वो जीत चुकी थी, यानी अपने चौथे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। थोड़ा सा दोनों पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया को लेकर स्टैंड क्या है आप समझ सकते हैं। ये जो बीएनपी है ये थोड़ी कट्टरपंथी है ना, ये कट्टरपंथी पार्टी है और जब जब बीएनपी की सरकार आती है भारत बांग्लादेश संबंधों में थोड़ी दूरी आ जाती है और बांग्लादेश का जो है बीएनपी की सरकार में बांग्लादेश का रुझान पाकिस्तान और चीन की तरफ हो जाता है। ऑब्वियसली धर्म के आधार पर पाकिस्तान से निकटता, चाइना की तरफ बीएनपी का रुख होता है। आवामी लीग जो कि प्रो इंडिया, अगर आप देखें जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी वैसी स्थिति में उनके पूरे परिवार की हत्या की बात आ रही थी, तो भारत ने ही शेख हसीना को उस समय भी शरण दिया था, यानी उनके पिता की हत्या के पश्चात जो शेख हसीना है वो भारत में ही शरण उनको मिला था। इसलिए भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति शेख हसीना का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उनकी यहाँ पढ़ाई लिखाई भी जो है भारत में ही हुई है, वैसी स्थिति में शेख हसीना का भारत के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण ऑब्वियसली होगा। आज भी आप देखिए जब उनको देश से बाहर निकालने की नौबत आई तो शरण देने वाला देश कौन है? भारत ही है। तो उनके पिता की हत्या के वक्त भी भारत ने शेख हसीना को शरण दिया था और आज जब उनको देश से बाहर निकाल दिया गया, निकालना पड़ा, वैसी स्थिति में भी भारत ने उन्हें शरण प्रदान किया। ये जो आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी है यह भारत समर्थक है, थोड़ा भारत के प्रति प्रेम कह सकते हो, लगाओ। तो जब जब सत्ता में आवामी लीग आती है भारत बांग्लादेश संबंधों का एक मधुर दौर देखा जाता है और आप देख सकते हैं 2008 से लेकर 2024 तक सत्ता में कौन रही? शेख हसीना। और ये अवधि है जब भारत बांग्लादेश संबंधों का मधुर दौर देखा जा रहा है। 5 अगस्त 2024 से पूर्व अगर आप देखें तो भारत बांग्लादेश संबंधों में विगत 1.5 दशकों में बहुत बढ़िया संबंध देखा गया। 2024 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण इनको देश से बाहर निकलना पड़ा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये 2 पॉलिटिकल पार्टी समझ लेना बच्चों, है ना। हालांकि वहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं लेकिन सत्ता इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द है ना। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस आप समझ सकते हैं मोटे तौर पर। तो आवामी लीग जब जब सत्ता में आती है भारत के प्रति रुख जो है थोड़ा बेहतर होता है और जब जब बीएनपी आती है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों शक्तियों का उभार देखा जाता है। चाइना की तरफ थोड़ा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो है वो शिफ्ट होती है, टिल्ट होती है, पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो जाते हैं। इसलिए दोनों देशों को की राजनीति को समझने के लिए, दोनों देशों के संबंध को समझने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टी आप जानते हैं। बांग्लादेश के बारे में संक्षेप में बीएनपी और आवामी लीग को जान रहे हैं। चलते हैं भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला एक हेडिंग बनाते हैं, भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व। आप सभी अगर भारत का मैप आप सबको पता है ना, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की अवस्थिति कहां है जी, यहां पे। तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से वह समुद्र से सीमा साझा करता है। लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा किए गए सीमाओं में सर्वाधिक लंबी सीमा है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो है पश्चिम बंगाल से लेकर ऊपर जो है इधर असम का कुछ पार्ट, इधर मेघालय का कुछ पार्ट, त्रिपुरा का पार्ट, भारत के कई राज्य जो है जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के मध्य अगर आप देखें तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और यह सीमा काफी जो है वह नदी घाटी बहुत सारी है, नदियां बहुत सारी, 54 नदियां दोनों देशों के मध्य जो है वो बहती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश सीमा की चौकसी हमारे लिए कठिन समस्या है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में की खाड़ी में इसकी अवस्थिति भू सामरिक दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश को एक एज प्रदान करती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि व्यस्ततम जो व्यापारिक मार्ग है उसके कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है वो हाल के वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी स्थिति में बंगाल की खाड़ी से लंबी समुद्री सीमा बांग्लादेश साझा करता है। ये जो बंगाल की खाड़ी वाले स्थित क्षेत्र में अगर आप देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस के अपार भंडार है और अगर उसका समुचित दोहन किया जाए तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को यह पूर्ण कर सकता है। इसके साथ साथ कई जो है यहाँ पर पत्तन है, बंदरगाह है। हमारे कोलकाता पत्तन के पैरेलल यहाँ मोंगला है, चिटगांव है, ये सब कुछ पुराने बंदरगाह है जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है। अंग्रेजों के समय भी अगर आप देखें तो चिटगांव जो है पोर्ट से ट्रेड हुआ करता था, है ना। तो ये भारत बांग्लादेश संबंधों को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि भारत के बिल्कुल पेट में आप कह सकते हैं कि पूरा भारत 3 तरफ से तो भारत ही है। वैसी स्थिति में हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए बांग्लादेश बहुत ही क्रिटिकल है और 54 नदियां बहती है। वैसी स्थिति में सीमा की चौकसी को लेकर, सीमा की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं, यहां तक कि अगर आपको पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क स्थापित करना है तो ये जो चिकन नेक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहते हैं, अगर उसके अलावा हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क का कोई स्थलीय मार्ग नहीं है। अगर कल को बांग्लादेश हमें ट्रांजिट रूट दे देता है, ट्रांजिट फैसिलिटी प्रदान कर देता है, पारागमन की सुविधा प्रदान कर सकता है, तो किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में एक वैकल्पिक मार्ग भारत को मिल सकता है। और आज भारत इसलिए भी, जैसे भारत कर क्या रहा है, त्रिपुरा से कनेक्टिविटी पोर्ट के जरिए, है ना, चिटगांव पोर्ट से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, ताकि भविष्य में अगर कभी चीन से अगर कोई हमला हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति बने तो हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क खत्म ना हो जाए। इसके लिए आपने कल भी देखा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट रूट, है ना, तो वो भी उसकी फैसिलिटी वहां रहेगी।
और ये जो है पारगमन की सुविधा, हालांकि अब तक कोई भी देश अपने सॉवरेन टेरिटरी से बीचों बीच से रास्ता नहीं देगा, हालांकि इसके लिए भारत ने कई बार पहल की है, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं निकला है ना। तो बांग्लादेश का महत्व किन मायनों में है ये हम समझ सकते हैं, है ना। तो पहले पॉइंट में लिखते हैं भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व। लिखिए, भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीएनडी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, से साझा करता है। भारत के कई राज्य यथा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित हैं, सीमा पर अवस्थित है। इंडिया बांग्लादेश के मध्य 54 से अधिक छोटी बड़ी नदी प्रवाहित होती है। छोटी बड़ी नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण सीमा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सोचिए, है ना, कि दोनों देशों के मध्य 54 नदियां, जैसे बांग्लादेश से आप जानते हैं जाली मुद्रा की बड़ी खेप बांग्लादेश के रास्ते आती है, आतंकियों की बड़ी खेप, रोहिंग्या उग्रवादियों की बड़ी खेप बांग्लादेश के रास्ते, अवैध प्रवासन। तो सीमा क्या है? सीमा सपाट नहीं है, कहीं नदी है, कई बार जानवरों की गो तस्करी होती है, कई बार मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, कई बार ड्रग्स या नार्कोटिक्स का ट्रेड होता है। और इन सब के लिए सी रूट के जगह जो रिवर रूट है, क्योंकि नदियां सब बड़ी नदी थोड़ी है, छोटी बड़ी नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं, जैसे आप कहते हो गंगा, है ना, जिसको मेघना के नाम से वहां जानते हैं, गंगा जैसी बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, तिस्ता, ये सब कुछ बड़ी नदियां हैं। अधिक नदियां क्या है ना, अधिक नदियां क्या है, अगर आप देखें छोटी अधिक नदियां छोटी है। तो दोनों देशों के मध्य कई, जैसे भारत के कई राज्य वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। इंडिया बांग्लादेश के मध्य 54 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। अब अगर नदी है तो नदी की सुरक्षा को लेकर बहुत समस्या आती है। कई मवेशियों के पेट में अस्त्र शस्त्र बांध करके, है ना, और नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है मवेशियों की खेप को। संयोग से मेरा एक मित्र वहां पर मेजर रहा है सीमा पर, तो मैं गया हूं घूमने, तो संयोग से उसी दिन जो है वो आर्मी की वहां पर रेड हुई थी और उसमें से जानवरों को पकड़ा गया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात उसने मुझे बताई कि देखो यहां पर ये लोग करते क्या है कि जानवर जो है उसके पेट में ड्रग्स को, उसके पेट में, नीचे के पार्ट में उसके पेट में ड्रग्स, आर्म्स को जो है बांध देते हैं, और नदी में जानवर का खेप जो है 100, 200, 500 जानवर एक साथ इस नदी से उस नदी एक साथ। अब वैसे स्थिति में आप सोच सकिए कितना भी बेहतर सर्विलांस सिस्टम रखे कितनी समस्या आती होगी। तो ये ड्रग ट्रेड आप सभी जान रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल वाली बात, कहीं ना कहीं म्यांमार, बांग्लादेश समुद्री सीमा साझा करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जाली मुद्रा, आतंकी, रोहिंग्या, अवैध प्रवासन, तमाम कारणों से हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए बांग्लादेश संवेदनशील है ना। अगला लिखिए, भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बांग्लादेश की सीमा अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है। सीमा पार पशु तस्करी, मानव दुर्व्यापार, हथियार व मादक द्रव्य ड्रग्स की तस्करी इंडिया बांग्लादेश की सीमा के मार्ग से होता रहता है, जिससे भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि जाली मुद्रा का प्रचलन, बांग्लादेश, नेपाल, दो सबसे, भारत में आतंकियों का प्रवेश, है ना, ये बांग्लादेश के चैनल का यूज किया जाता है। भारत में
जाली मुद्रा, आतंकवादियों का प्रवेश हेतु पाक द्वारा बांग्लादेश के रास्ते का प्रयोग किया जाता है। और थोड़ा सा जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है ना, उस पर चर्चा करते हैं। बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, और बंगाल की खाड़ी में एक व्यस्ततम ट्रेड रूट का पार्ट है ना, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी बांग्लादेश का साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं, समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। वैसी स्थिति बे ऑफ बंगाल में अगर भारत का डोमिनेंट पोजीशन बनाए रखना है, वैसी स्थिति में हमें बांग्लादेश का साथ चाहिए, है ना। तो भारत के लिए बांग्लादेश के महत्व को जब आप समझ जाएंगे तो दोनों देशों के मध्य संबंध को समझने में आसानी होगी, है ना। लिखिए, पढ़ देता हूं मैं। भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बांग्लादेश की सीमा अत्यंत संवेदनशील है। सीमा पर पशु तस्करी, जानवरों की तस्करी, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन के लिए किडनी, अंग वगैरह, इन सब की अवैध जो है इसके प्रत्यारोपण के लिए भी लोगों को यहां से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक ले जाया जाता है। तो मानव दुर्व्यापार, हथियार एवं मादक द्रव्य की तस्करी, आईएनडी, इंडिया, बीएनडी मतलब बांग्लादेश, कंफ्यूज मत हो जाना कई लोग कि बीएनडी लिखे तो क्या लिख दिए, पढ़ रहे हैं हम लोग इंडिया बांग्लादेश, तो बीएनडी मतलब बांग्लादेश, है ना। इंडिया बांग्लादेश की सीमा के मार्ग से होता रहता है, जिससे भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। जैसे पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी संगठन है, म्यांमार की धरती से भी जब आदमी म्यांमार की धरती पर भारत की सेना सुरक्षा बढ़ाती है तो बांग्लादेश के रूट का प्रयोग करने लगता है। भारत में जो काउंटरफेट करेंसी है, जाली मुद्रा, आतंकवादियों के प्रवेश हेतु पाक मतलब पाकिस्तान द्वारा, बीएनडी मतलब बांग्लादेश के रास्ते का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा भू सामरिक अवस्थिति पर लिखते हैं, है ना। देखिए, बंगाल की खाड़ी के निकट बांग्लादेश की अवस्थिति भूसामरिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। अतः बंगाल की खाड़ी सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में एशिया पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हेतु बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन क्या कर रहा है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल में या इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट है उसके इर्द गिर्द अपनी बढ़त को कायम रखना चाह रहा है, उसको और विस्तार देना चाह रहा है। तो वैसी स्थिति में बे ऑफ बंगाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी हमें बांग्लादेश का साथ चाहिए, भूमिका है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभुत्व मतलब वर्चस्व, डोमिनेंस, प्रभुत्व यानी वर्चस्व को प्रतिसंतुलित, काउंटर बैलेंस को प्रतिसंतुलित करने में भी भारत के लिए बांग्लादेश, बीएनडी का साथ महत्वपूर्ण है। तो ये जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है बांग्लादेश का, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बिम्स्टेक हो, आईओआरए हो, कई भारत द्वारा सागर जो है विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये सब जानबूझकर लाया गया है। क्यों? ताकि मैरीटाइम कॉपरेशन को बेहतर किया जा सके, है ना। पढ़ देता हूं मैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। बंगाल की खाड़ी के निकट बीएनडी मतलब बांग्लादेश की अवस्थिति मतलब उसकी उपस्थिति, वहां प्रेजेंस, भूसामरिक जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से बीएनडी बांग्लादेश को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। अतः बंगाल की खाड़ी सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, है ना, शांति व अंतरराष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु बीएनडी बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ भारत के पर्सपेक्टिव से अगर और देखें
इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभुत्व वर्चस्व को काउंटर बैलेंस करने के लिए, प्रतिसंतुलित करने के लिए भी भारत के लिए बांग्लादेश का साथ महत्वपूर्ण है ना। अब देखो, हो गया। चीन के बढ़ते प्रभुत्व वर्चस्व डोमिनेंस को प्रतिसंतुलित काउंटर बैलेंस करने में भी भारत के लिए बांग्लादेश का महत्वपूर्ण का साथ महत्वपूर्ण है। अब ये तो आपने भू सामरिक दृष्टि से आपने लिखा है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आर्थिक और थोड़ा चाइना फैक्टर दोनों देख लेते हैं। जैसे अवैध प्रवासन, व्यापार है ना, ये सब भी भारत के लिहाज से, जैसे दक्षिण एशिया में अगर आप देखें तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दोनों देशों के मध्य 13 से लेकर 15-16 बिलियन डॉलर के बीच में ट्रेड होता रहा है हाल के वर्षों में। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल का सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र में से एक है। लगभग बांग्लादेश की इकोनॉमी में मेजर स्टेक है कॉटन टेक्सटाइल का। पूरे दुनिया के स्तर पर 40 से 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है बांग्लादेश कॉटन टेक्सटाइल का, सूती वस्त्र का करता है। और भारत में भी बांग्लादेश से लगभग 5 से 6 बिलियन डॉलर का हम जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश से लेते हैं। बांग्लादेश में जितनी कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री है उसमें मेजर स्टेक लगभग 25% उसमें पैसा भारतीयों का लगा हुआ है ना। तो दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध के लिहाज से अगर आप देखें तो बांग्लादेश, आप सोचिए कि आपका कहां, आप भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ आपका एनुअल ट्रेड 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन बांग्लादेश के साथ 2024 का हमारा ट्रेड जो है वो 14.2 बिलियन डॉलर का रहा। उससे पहले अगर आप देखें तो 13, उससे पहले लगभग 15.8। तो अगर आप देखें तो कोविड के पहले 16 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड सरप्लस है कि हम जो है बांग्लादेश से अधिकतर चीजें जो है हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। निर्यात हमारे यहां से ज्यादा है, आयात अपेक्षाकृत कम है ना। लिखते हैं अगला आर्थिक, इंडिया बांग्लादेश के मध्य वार्षिक व्यापार एनुअल ट्रेड 13 से 15 या 16 बिलियन डॉलर का, 13 से 16 बिलियन डॉलर के मध्य हाल के वर्षों में रहा है। उदाहरण के रूप में 2024 में यह 14.1 बिलियन डॉलर, 14.2 है शायद, देख लेना, कोई इतना एग्जैक्ट के आसपास था। भारत से लगभग 75 से 80% निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है। यह हमारे लिए फायदे की स्थिति है। सीमा पार अवैध प्रवासन को रोकने, पूर्वोत्तर में उग्रवाद के दमन आदि मुद्दों पर भारत के लिए बांग्लादेश का साथ महत्वपूर्ण है। भारत की कंपनियों का बड़ा पैसा जो है बांग्लादेश में जो है वह इन्वेस्ट किया गया है। एक दो पॉइंट और लिखते हैं चाइना का इंफ्लुएंस के बारे में, तो समझ जाएंगे आप सारे डायमेंशन, है ना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में स्थित होने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है ना। वैसी स्थिति में हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सीमा पार अवैध प्रवासन है ना, इलीगल माइग्रेशन, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, को रोकने हेतु, चाहे पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, उग्रवाद के दमन है ना, उग्रवाद के दमन आदि मुद्दों पर भारत के लिए बांग्लादेश का साथ महत्वपूर्ण है। जब ये सब आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भारत के लिए क्यों बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। एक दो पॉइंट और नोट करो। बंगाल की खाड़ी में तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का उपयोग भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पूर्ण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। हाल के वर्षों में बे ऑफ बंगाल, हिंदी लिखो नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में
चीन की प्रभावी उपस्थिति भारत तथा बांग्लादेश दोनों की समुद्री सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अब कुछ हाल का घटनाक्रम देखते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा भारत के लिए महत्व क्या है ये आप समझ पाए, है ना। ओवरऑल आपने देखा कि बांग्लादेश में कैसे पॉलिटिकल वहां पर स्टेबिलिटी रही या नहीं रही, कैसे कब मिलिट्री रूलर वहां पे आया, कब जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में वहां रही है। अगला एक हेडिंग बनाते हैं, भारत बांग्लादेश संबंधों का वर्तमान स्वरूप। भारत बांग्लादेश संबंधों का वर्तमान स्वरूप। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसने दोनों देशों के संबंध को बुरी तरह प्रभावित किया है। जैसे आपने देखा कि नेपाल में 2015 के बाद से एक भारत विरोधी लहर को नेतृत्व प्रदान किया इन दोनों नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ने, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी हो। भारत विरोधी सेंटिमेंट को जैसे नेपाल में भड़काकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति की गई, वही चीज कुछ यहां हो रहा है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना 3 कार्यकाल लगातार पूरा किया, चौथे कार्यकाल में भी प्रवेश कर गई। तो जनता एक ही शासन को बार बार लंबे समय तक देखने के कारण कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी भी होता है कि जो सत्ता में लोग लंबे समय तक रहती है तो उसके विरोध का एक स्वर उठने लगता है। दूसरा, अगर कोई भी दल लगातार 3-4 टर्म सत्ता में काबिज हो जाती है तो उसकी जो कार्य करने की शैली है थोड़ी निरंकुश हो जाती है ना। और हाल के वर्षों में शेख हसीना के साथ यही कुछ घटित हुआ। आप देखें कि 2008 से लेकर 2024 तक अगर आप देखें तो 3 कार्यकाल पूर्ण किया उन्होंने, 3 कार्यकाल पूरा किया और जनवरी 24 में चौथे कार्यकाल के लिए जीत गई। चौथे कार्यकाल हेतु चुनाव में विजय। मतलब आप सोचिए कि 2008 से लेकर 24 तक यानी लगभग 16 साल जो है वह बांग्लादेश में एक ही दल की सरकार रही और वह कैसी है, प्रो इंडिया, है ना, भारत समर्थक रही। इस अवधि में भारत बांग्लादेश संबंधों का एक बेहतर दौर देखा गया। जो शेख हसीना है उन्होंने चाइना और इंडिया को बैलेंस करके रखा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ ही झुकी रही। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चीन की पार्टियों को, चीन के भी कंपनियों को भी टेंडर दिया, है ना, लेकिन थोड़ा रुझान जो है वो भारत की तरफ अधिक रहा। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान जब 1972 में बांग्लादेश का संविधान आया था, उसी समय बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र, सोचिए कि बांग्लादेश की आबादी लगभग जो है 17 करोड़ के आसपास बांग्लादेश की आबादी है और आबादी का बड़ा भाग क्या है, मुस्लिम। और आप देख सकते हैं कि पड़ोस में जितने भी मुस्लिम देश हैं अधिकतर वो कैसे देश हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो वो सेक्युलर कंट्री नहीं है। हाल के वर्ष में बांग्लादेश सेक्युलर कंट्री के रूप में नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन जब संविधान लागू किया गया 1972 में तो बांग्लादेश को एक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में घोषित किया गया। तो शेख मुजीबुर रहमान भी यही चाहते थे कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो और वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भी है, बांग्लादेश में अलग अलग मजहब के लोग हैं और ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म का ही वहां पर प्रभुत्व रहेगा तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। शेख हसीना भी कुछ इसी ख्यालात का समर्थन करती रही और जब तक वो बांग्लादेश में रही उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों पर, जो दक्षिणपंथी सोच है, जो धर्म के आधार पर रूढ़िवादी है, इस प्रकार की ताकतों पर उन्होंने बहुत हद तक नियंत्रण रखा। लेकिन लंबे कार्यकाल के कारण और प्रशासन के स्तर पर कुछ कमियों के कारण, जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश का इस अवधि में राइज भी हुआ। अगर आप देखें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से भी तीव्र गति से बढ़ी और दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली कुछ प्रमुख इकोनॉमी में बांग्लादेश की इकोनॉमी आई। लेकिन बांग्लादेश में जो आर्थिक विकास हुआ उसका लाभ सभी आदमियों को समान रूप से नहीं दिखा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल का बहुत मेजर एक्सपोर्ट हुआ, परंतु कॉटन टेक्सटाइल का लाभ वहां के जो कॉटन उत्पादक किसानों को अधिक नहीं मिला। ऐसा उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी पद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जैसे जुडिशियरी को अपने फेवर में लिया, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जजमेंट जो थे वो जुडिशियरी की मदद से उसको इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे हालिया विवाद आप सबने पढ़ा होगा कि छात्र आंदोलन रद्द क्यों हुए। जैसे बांग्लादेश का जो एक संघ के अंतर्गत जो लोग स्वतंत्रता मुक्ति मोर्चा के सदस्य रहे, जो कि बांग्लादेश की मुक्ति में जो सेना रहे, जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिजनों के लिए सरकारी सेवाओं में 30% स्थान का आरक्षण थे।
अब आप देखिए जो फ्रीडम फाइटर है, समझना थोड़ा सा मुद्दा, आपने पढ़ा भी होगा उस समय, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं, है ना, ताकि आप समझ पाए पूरे घटनाक्रम को, कि जो बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण, 30% स्थानों का आरक्षण किसके लिए? तो स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए। अब देखिए यहां क्या समस्या हो गई, जैसे मान लीजिए किसी के दादा बांग्लादेश की मुक्ति में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, है ना, तो उनके जो परिजन है उनके पोते को आरक्षण मिलेगा नौकरी में 30%। सवाल यह होना चाहिए कि अगर एक बार आरक्षण किसी एक परिवार को मिला तो फिर दूसरी बार नहीं मिलेगा। हाल में वहां के बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ी, नौकरियों की हर जगह आप देख सकते हैं, पूरे देश दुनिया के स्तर पर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का राइज हुआ और एग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो कमजोर हुई, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है कमजोर है। बांग्लादेश आप सभी जानते हैं फर्टाइल लैंड है, क्योंकि अधिकतर क्या है, नदियां प्रवाहित करती है। वैसी स्थिति में नदियां वहां से जो है, नदियां अपने साथ जो भी डिपॉजिट लाती है और उसको वहां पर जो है कहीं ना कहीं छोड़ती है, तो अधिक कृषि उपज अधिक होती है। तो बांग्लादेश में हाल के वर्षों में राइज तो हुआ सर्विस सेक्टर का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, बहुत राइज देखा गया। बांग्लादेश में ये जो मोहम्मद यूनुस है, आप इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इन्होंने मुहिम चलाई और ग्रामीण बैंक की स्थापना की। और बांग्लादेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में इनका बड़ा योगदान है मोहम्मद यूनुस का, और इसी कारण से 2006 का इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, पहले बांग्लादेशी हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, सूक्ष्म वित्त, ऐसा नहीं कि लोन की बड़ी राशि, छोटी छोटी राशि महिला उद्यमियों को प्रदान किया गया, और उससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा योगदान था। तो जो 90 के बाद से अब तक देखें तो बांग्लादेश धीरे धीरे जो है वो आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा था, परंतु शासन प्रशासन के स्तर पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आए। जो आवामी लीग पार्टी के लोग थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद, अपनी शक्ति, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने में सेंध लगाई। यहां तक कि आवामी लीग के समर्थकों पर तमाम जो है अन्य घटनाओं के भी इल्जामात लगे। यहां तक कि सेना, पुलिस और जो विधायिका के लोग हैं, इनके मध्य एक गठजोड़ आया और इस कारण छात्रों में एक आक्रोश आया। जॉबलेस ग्रोथ तो हो रहा, परंतु उस ग्रोथ का लाभ अधिक नहीं दिख रहा। समृद्धि हो रही परंतु वह रोजगार में परिवर्तित नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में अगर आप देखिए, अधिकतर आबादी हाल के वर्षों में निर्धन हुई। इधर भ्रष्टाचार है, इधर सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण किसके लिए? जो फ्रीडम फाइटर के परिजन है। अब देखिए यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर चाहती सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे मुद्दों पर स्टे लगा सकती थी, परंतु ऐसा कहा जाता है कथित तौर पर, है ना, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसी देश की जुडिशरी पर इल्जामात नहीं लगा सकते आप, लेकिन ऐसा मीडिया में, ऐसा सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, और कुछ के साक्ष्य भी मिले कि जो शेख हसीना ने पूरी की पूरी बांग्लादेश की जुडिशियरी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया और कई न्यायपालिका ने कई ऐसे विवादास्पद फैसले दे दिए जहां से आम जनता को उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में होगा। मसलन 30% स्थानों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, हरी झंडी दिखा दी। आप जब परेशान होते हैं, समस्या आती है, अगर आपकी जो है विधायिका अगर भ्रष्ट हो जाती है तो उम्मीद क्या है आपको? एक उम्मीद की किरण क्या दिखती है? न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका के स्तर पर भी भ्रष्टाचार हो तो आम जनता की कौन सुनेगा? बांग्लादेश में यही कुछ घटित हुआ। आवामी लीग धीरे धीरे आम जनता में उसके विश्वास में कमी आई, कई बार सत्ता में 3 बार पूर्ण रूप से चौथे कार्यकाल के लिए, यहां तक कि चुनाव में भी धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और यह आरोप सिर्फ बांग्लादेश के लोगों ने नहीं लगाया या बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने नहीं लगाया, यह आरोप पश्चिम जगत का है। जैसे यूरोप के देश, अमेरिका, बहुत सारे देशों ने बांग्लादेश में चुनाव फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, इसको लेकर रिपोर्टिंग अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा किया गया। अब देखिए सारी परिस्थितियां, जैसे आप पढ़ते हैं ना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसका एक कारण आप पढ़ते हैं तात्कालिक कारण, कई अन्य कारण है और कुछ एक होता है तात्कालिक कारण जिसके कारण विरोध की जो है लहर फैल जाती है। तो जो तात्कालिक कारण था वह था आरक्षण का मुद्दा, छात्रों में असंतोष। जैसे ही छात्र सड़कों पर आए, प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुछ गलतियां रही कि छात्र जो अहिंसक पहले आंदोलन चला उसके दमन के लिए सैन्य बल, पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। लगभग आप देखें तो अभी जो ट्रायल चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 1400 से अधिक लोग उस विद्रोह में मारे गए। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, सरकार का संरक्षण दिया गया पुलिस को कि जो छात्रों का, एक्चुअली सरकार ने इसको बड़ा ही लाइटली लिया कि एक आम छात्र आंदोलन है, इसको दबा दिया जाएगा शक्ति का प्रयोग करके। परंतु यह आंदोलन क्या हुआ, भड़क उठा और धीरे धीरे जो है आप देखें तो पूरा ढाका की सड़कों पर जो है छात्र आंदोलन का एक बड़ा जत्था आया और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जितने भी मंत्री, जितने भी लोग आवामी लीग से जुड़े थे, सबके विरुद्ध जो है हमले होने लगे। स्थितियां ऐसी विकराल हुई कि जो है शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। ये सभी परिस्थितियां, एक कारण कोई नहीं है बच्चा, बहुत सारे कारण थे जिनके कारण से वहां पर शेख हसीना के विरुद्ध। अब शेख हसीना ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसे हमें क्या है, लेकिन कल तक अगर शेख हसीना थी तो भारत का एक स्टेक, भारत का पक्ष मजबूत था, क्योंकि शेख हसीना थोड़ी प्रो इंडिया व्यू रखती थी। लेकिन आज आप देखिए कि बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के संकट से गुजर रहा है। मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बना दिया गया, राष्ट्रपति हैं, और जून 2026 में जब तक कि फ्री इलेक्शन, वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक बांग्लादेश के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यही वो दौर था जब कट्टरपंथी शक्तियों को उभरने का मौका मिला। जैसे आवामी लीग जो है वो सेक्युलर छवि रखती है, कट्टरपंथी ताकतों पर दमन किया। वैसी स्थिति में आप देखेंगे चाइना, पाकिस्तान, सबकी मिलीभगत है, क्योंकि आपने देखा कि म्यांमार में अधिकतर ठेका किसको मिलता है, चीन की कंपनियों को, नेपाल में अधिकतर ठेका किसको मिलता है, चीन की कंपनियों को, लेकिन बांग्लादेश में भारत की कंपनियों को, जैसे अडानी बहुत सारे बड़े पावर प्रोजेक्ट में वहां काम कर रही है, भारत की कई कंपनियां जो है बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉटन टेक्सटाइल आदि में काम कर रही है। तो अगर आप देखिए कि भारत के तरफ झुकाव के कारण चाइना और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के भीतर यह षड्यंत्र रचा,
ये कोई एक दिन दो दिन में ये चीजें नहीं, ये घटना पिछले 10 सालों से धीरे धीरे आग जो है वो सुलग रही थी। उस आग में पेट्रोल डालने का काम इस आरक्षण संबंधित, और उसमें शेख हसीना का स्टेटमेंट, शेख हसीना ने अपने स्टेटमेंट में छात्रों के विरोध आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उनको रजाकार कह के संबोधित किया। रजाकार कौन है? जो शेख मुजीबुर रहमान के विरोध में और पाकिस्तान सेना के समर्थक लोग बांग्लादेश में थे, उनको रजाकार कहा जाता है। जो पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थक थे, जो बांग्लादेश के लोगों का दमन कर रहे थे। सोचिए कि एक आम छात्र आंदोलन, जिसको उन्होंने, छात्र नेताओं ने क्या की, शेख हसीना से मिलने का समय मांगा, उनसे बात करने की, परंतु आंदोलन को जबरन शक्ति के दुरुपयोग से दबा दिया गया। और उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि शेख हसीना जो है अपने बुढ़ापा में 75 साल की उम्र में उन्हें अपना देश गृह त्याग करना पड़ा। भारत ने ऐसी स्थिति में उन्हें शरण दी और इनके कारण भारत बांग्लादेश संबंधों का जो है वह एक बुरा दौर देखा जा रहा है। अब यहां से हमारे से प्रश्न बना सकता है कि हाल में जो बांग्लादेश में सरकार को तख्ता से हटाया गया है, सरकार को सत्ता से हटाया गया, उसका भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे देखिए, संबंधों में अभी आप देखिए दोनों देशों के मध्य डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग टोटली कट ऑफ ही है। आसियान की बैठक में प्रधानमंत्री ने, बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर है उनके साथ एक साइड में थोड़ी वार्ता की, परंतु दोनों देशों के मध्य संबंधों में गतिरोध है। भारत विरोधी स्टेटमेंट दिए जाने के कारण भारत ने बांग्लादेश से बहुत सारी वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिए, और इन सब कारण से बांग्लादेश और भारत का संबंध जो है वह तनावपूर्ण है। तो संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाए, यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। तो हाल का घटनाक्रम क्या है, पूरा इतिहास नहीं, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना, तो पूरा घटनाक्रम से आप परिचित हैं, लेकिन क्यों असंतोष हुआ है उसके कुछ कारणों और उसकी समीक्षा थोड़ी करते हैं, है ना। लिखते हैं, भारत बांग्लादेश संबंधों का वर्तमान स्वरूप में शेख हसीना की सत्ता से हटाए जाने के प्रधान कारण, कुछ प्रधान कारण मोटे तौर पर, पहला प्रधान कारण था लगातार चौथे कार्यकाल के लिए, लगातार चौथे कार्यकाल हेतु चुनाव में विजय से विपक्षी पार्टी में व्यापक असंतोष। हाल के वर्ष में बांग्लादेश क्या हुआ, वहां पर निर्धनता बहुत व्यापक बढ़ी, है ना। दूसरा पॉइंट, बांग्लादेश में आर्थिक समृद्धि के बावजूद गरीबी व भूखमरी समस्याओं में वृद्धि। कुछ प्रोमिनेंट जो कारण है वो देख लेते हैं और उससे प्रभाव क्या। तो दूसरा क्या लिखा है, बांग्लादेश में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद गरीबी व भुखमरी की समस्याओं में वृद्धि। तीसरा, पाकिस्तान चाइना द्वारा हसीना सरकार को अपदस्थ करने हेतु, अपदस्थ मतलब पद से हटाने के लिए, है ना, अपदस्थ करने हेतु भारी मात्रा में फंडिंग कट्टरपंथियों संगठनों संस्थाओं के विरुद्ध शेख हसीना सरकार की उग्र कार्रवाई का प्रतिशोध। भारत के साथ शेख हसीना सरकार के बेहतर संबंध तथा भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश में कई परियोजनाओं का टेंडर
दिया जाना तात्कालिक कारण था। वो छात्र आंदोलन का जो 33% आरक्षण था वो तात्कालिक कारण था, है ना। देखिए क्या लिखा हमने, पाक चाइना द्वारा हसीना सरकार को अपदस्थ करने के लिए भारी मात्रा में फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई कट्टरपंथियों से मीटिंग कर रही थी, है ना। और सरकार को कैसे अपदस्थ किया जाए, कौन से मुद्दे को अनावश्यक तूल दिया जाए। देखिए इसकी पृष्ठभूमि पिछले 7-8 सालों से आपने देखा होगा कि जब जब दुर्गा पूजा का अवसर आया, हिंदुओं के पंडाल पर माता दुर्गा की प्रतिमा के ऊपर वहां पर छोटे छोटे संगठनों ने हमले किए। एक दिन में कोई घटना थोड़ी घटित हो जाती है, वो अभी देश के प्रमुख को सत्ता से हटा देना, तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ना जी, लंबा षड्यंत्र है। तो शुरुआत धीरे धीरे कट्टरपंथी हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया, रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध प्रवासन को बढ़ावा दिया गया, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन को बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने सीएए पारित किया, उसके विरोध के लिए वहां पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग की गई कि देखो भारत कितना अन्याय कर रहा है। एक दिन में कोई घटना इतनी विकराल नहीं हो जाती, है ना। तो इसकी पृष्ठभूमि लंबे समय से चल रही थी। गलती शेख हसीना की है कि सत्ता में होने के बावजूद भी वह इन सारी घटनाक्रम का संज्ञान कैसे नहीं ले पाई, है ना। तो भारत के साथ शेख हसीना सरकार के बेहतर संबंध तथा भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश में कई परियोजनाओं का टेंडर दिया जाना, निविदा टेंडर का मतलब। आगे 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों 30% आरक्षण प्रदान किया जाना। अवामी लीग सरकार, न्यायपालिका, सेना व पुलिस के मध्य गठजोड़, साठगांठ, लिंकेजेज, गठजोड़, वर्तमान सरकार के मंत्रियों, नौकरशाहों, अधिकारियों के स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार आदि। एक कारण नहीं है बस। अब ये सब कारण रहे, सत्ता से बाहर हुई, इससे भारत के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे एग्जाम का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ऐसे प्रश्न दिखेंगे, ध्यान देना सभी लोग, यहां से प्रश्न बन जाएगा, है ना। नेपाल बांग्लादेश ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के सिनेरियो में। क्या लिखा हमने, अवामी लीग सरकार, न्यायपालिका, सेना व पुलिस के मध्य साठगांठ। आम जनता फरियाद करने कहां जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस जो है वो भी सरकार की सुन रही है। न्यायपालिका में जाएंगे, वहां भी सरकार बहुत सारे विवादास्पद फैसले, जैसे एग्जांपल से समझे ना कि बांग्लादेश के आर्थिक विकास में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक का बड़ा योगदान है। आप सोचिए कि मोहम्मद यूनुस की अवामी लीग सरकार, खास करके शेख हसीना से जो संबंध कटु हुए, तो उन पर 173 केस जो है दर्ज करा दिए गए। ग्रामीण बैंक में उन करप्शन के नाम पर मोहम्मद यूनुस को 173 मामलों में इन्वॉल्व कर दिया गया। करप्शन के सीवियर चार्जेज उन पे लगा दिए गए। नॉर्वे की एजेंसी, बाहर की दुनिया की कई एजेंसियों ने उनको क्लीन चिट दिया, है ना। और उसके बाद जो है स्थिति वहां पर सोचिए कि सरकार, एक विद्वान व्यक्ति, इकोनॉमिस्ट, नो डाउट हाल के वर्षों में उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर भी उगला है, लेकिन वो जाने माने अर्थशास्त्री रहे, नोबेल पीस प्राइज ऐसे ही नहीं मिल गया है। बांग्लादेश के ग्रामीण महिलाओं की अर्थ स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस, तमाम फैसिलिटी से उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करने में बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन सरकार से मतभेद का परिणाम यह रहा कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ 173 मामले दर्ज करा दिए गए, करप्शन के कई मामले ऐसे ऐसे। तो ये बताता है कि कोई सरकार अगर अपने विद्वानों का, अर्थशास्त्रियों का अगर नहीं आप सम्मान कर सकते तो अपमान तो ना करें, उन्हें जबरदस्त फंसाए ना। तो ये तमाम घटनाक्रम घटित हुआ है, इससे भारत बांग्लादेश संबंधों में दूरी आई है ना। हम संबंधों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगला हमारा इसी पर मुद्दा होगा। जैसे दोनों देशों के मध्य कुछ विवाद के भी बिंदु रहे, जो हमने शुरू में भी चर्चा की, जैसे नदी जल विवाद, है ना। तिस्ता नदी जल विवाद एक बड़ा मुद्दा है। अवैध प्रवासन, रोहिंग्या शरणार्थियों का भारत में बांग्लादेश की सीमा से प्रवेश, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं। यहां तक कि ट्रेड के क्षेत्र में भी बांग्लादेश के द्वारा चीन की बहुत सारी वस्तुओं को बांग्लादेश के रास्ते से भारत में प्रवेश, जैसे साफ्ता ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश की वस्तुओं को बहुत भारत रियायत देता है। उनके विरुद्ध हम काउंटरवीलिंग ड्यूटी नहीं लगाते हैं, प्रतिकर नहीं लगाते। वैसी स्थिति में चाइना क्या करता है, वो बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान भारत में प्रवेश कराता है। तो कई मुद्दा रहा है, जिसमें से एक फेमस मुद्दा है तिस्ता नदी जल विवाद का मुद्दा।
तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बनाए, भारत बांग्लादेश के मध्य, लास्ट में सुधारने के क्या प्रयास है, संबंधों पर क्या प्रभाव, अंतिम में फाइनल में लिखेंगे भारत बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश के मध्य वर्तमान समस्याएं, चुनौतियां। उसमें पहला जो है वो नदी जल विवाद, तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी जल विवाद समझते हैं क्या है। नदी जल विवाद नाम से ही स्पष्ट है, आदि बातें, नदी जल के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद रहा है। जैसे आप देखिए, ये सिक्किम का पार्ट है ना। सिक्किम से एक नदी जो है वह उद्गम होती है, तिस्ता, जो बांग्लादेश के रास्ते, सॉरी पश्चिम बंगाल के रास्ते, तिस्ता जो है सिक्किम से निकलती है और बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके अरब सागर में प्रवाहित होती है। लगभग 414 किलोमीटर लंबी यह नदी है, जिसमें से उसका लगभग 294 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में ही है। और भारत बांग्लादेश के मध्य जो बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी यही है, तिस्ता नदी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे सिक्किम के क्षेत्र से निकलती है, ऐसे आप देखिए कि ये ऊपर का पार्ट जो है वो सिक्किम का है। उसके बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश का कुछ पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम का पार्ट है। सिक्किम से निकलकर यह नदी WB मतलब वेस्ट बंगाल से बहते हुए कहां आती है, बांग्लादेश में। ये जो नदी है यह 414 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से 294 किलोमीटर यह भारत में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है। अब तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद आज का नहीं है, बहुत विवाद जो है 1970 के दशक से ही है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, इसके जल से पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में लगभग 7-8 जिलों में खेती का होता है, खास करके धान की खेती। पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है जी, माछ और भात, माछ और मछली और भात, चावल। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, इसके लगभग 7-8 जिलों में सिंचाई का कार्य, जो धान की खेती होती है उसमें सिंचाई का कार्य इसी नदी के जल से होता है। और ऐसे स्थिति में अगर तिस्ता नदी के पानी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार वह भारत सरकार के द्वारा किए गए समझौतों का भी उल्लंघन कर देती है। जैसे आपने सुना होगा, हमने आपको जब विदेश नीति में घरेलू कारक पढ़ा रहे थे कि विदेश नीति को कैसे घरेलू कारक जो है प्रभावित करते हैं, उसमें हमने आपको तमिल मुद्दा बताया था, उसमें हमने आपको तिस्ता नदी। जैसे मान लीजिए नदी जल बंटवारा जो दो राष्ट्रों के मध्य है, ये भारत सरकार के जिम्मे है। लेकिन जब जब भारत सरकार और बांग्लादेश के मध्य कोई भी समझौता हुआ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने, वर्तमान में ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है कि अगर हम अधिक पानी दे देते हैं, वैसी स्थिति में हमारे किसानों का नुकसान हो जाएगा। हमारे 7-8 जिले में जितने किसान हैं जो धान उपजाते हैं, उनके आर्थिक हित पर यह नुकसान पहुंच जाएगा। नदी जल के बंटवारे को लेकर कोई अब तक फाइनल समझौता नहीं हुआ है। जैसे 1983-84 में इसके लिए रिवर कमीशन बनाया गया, ज्वाइंट रिवर कमीशन, और उसने नदी जल के बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया था, है ना। फॉर्मूला क्या दिया कि जो भारत है वह लगभग 42.5% है ना। जैसे जो ज्वाइंट रिवर कमीशन है, ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया 1983-1984 में, बहुत बार इसकी मीटिंग हुई और नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया, है ना। नदी जल बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया गया। कहा क्या गया कि भारत जो है लगभग 42.5% पानी जो है वह भारत के नियंत्रण में होगा, यानी इंडिया के पार्ट में 42.5% पानी, जबकि बांग्लादेश के पार्ट में 37.5% जल के उपयोग का अधिकार होगा। और जो रिमेनिंग वाटर है वो कहां जाएगी, नदी में प्रवाहित हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाए। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा हाल में पश्चिम बंगाल में तिस्ता नदी पर कई जल विद्युत, छोटी छोटी एकादा जो है जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया। अब इसको लेकर बांग्लादेश की आपत्ति रही है कि भारत उनके हिस्से का पानी, जैसे आप देखिए कि भारत का हिस्सा कितना है 42.5%, और 37.5% हिस्सा किसका है, वह बांग्लादेश का है। रिमेनिंग जो 20% पानी है वो क्या होगी, प्रवाहित होकर कहां चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। बार बार जो है बांग्लादेश सरकार भारत पर यह इल्जाम लगाती रही है कि भारत उनके हिस्से का भी पानी जो है वो कम कर रहा है, रोक रहा है। दूसरा, भारत ने इस पर कई छोटे बड़े डैम बना रखे हैं जिससे पानी जो है वो कम मिल पा रहा है। इससे बांग्लादेश में भी लोग चावल खाते हैं, माछ खाते हैं वहां भी। तो बांग्लादेश के जो पार्ट है, जैसे आप देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में यहां पर धान की खेती हो रही है, तो जो पश्चिम बांग्लादेश का ये पार्ट है, ये भी उनका धान का कटोरा कहलाता है ना, जहां पर चावल का उत्पादन बहुत होता है। तो बार बार बांग्लादेश सरकार ये कहती है कि भारत जो है वह उनके हिस्से का भी पानी का उपयोग कर रहा है, या तो जल विद्युत बनाने में या सिंचाई के लिए। इससे तिस्ता नदी में पानी जो है कम हो जाता है। और हाल के वर्षों में तिस्ता नदी विवाद दोनों देशों के मध्य एक बड़ा विवाद है।
अब तक इस विवाद का समाधान स्थायी रूप में नहीं किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए जितने भी राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, सभी के मुख्यमंत्रियों के साथ बांग्लादेश के प्रतिनिधियों से बातचीत की पेशकश की गई, परंतु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वार्ता में जाने से मना कर दिया। कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार से भारत अगर नदी जल में कटौती करता है तो इससे पश्चिम बंगाल के किसानों का हित क्या होगा, प्रभावित हो जाए। तो ये जो है ये जो मुद्दा है, ये दोनों देशों के संबंध को खराब कर रहा है। इसी तरह फरक्का बांध जब नहीं बना था तो गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के मध्य विवाद था, परंतु जैसे ही फरक्का में डैम बना, नदी जल समझौता हुआ, उसके जरिए समाधान किया गया। तो ये क्या है, तिस्ता नदी जल विवाद जो है वो हाल के वर्षों में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा रोहिंग्या क्राइसिस है, अवैध प्रवासन है। रोहिंग्या हमने आपको कल भी बता दिया, रोहिंग्या कौन है, कहां से आए, बांग्लादेश से अवैध प्रवासी, है ना। जैसे एक अनुमान के मुताबिक, भारत सरकार के मुताबिक, कि भारत में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अवैध प्रवासी कहां से हैं, बांग्लादेश से। इनमें से कईयों का जो है लिंक जो है वो अलकायदा या कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है। वैसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेशी जो अवैध प्रवासन के मुद्दे को बहुत सीरियस नोट पर लिया गया है, और रोहिंग्या के साथ साथ जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, भारत बार बार क्या कर रहा है कि उन्हें वापस कहां भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे। पर ये दोनों देशों के मध्य विवाद जो है हालिया, उस विवाद का, तो तिस्ता नदी विवाद में लिखवा नहीं रहा हूं, आपके उस बुकलेट में है, और ये विवाद आज का नहीं है, 70 से चला रहा है। मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। रोहिंग्या हमने कल देखा है। अब भारत क्या क्या कर रहा है संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए, हाल के वर्षों में हमने क्या क्या किया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर अंत में रिसेंट क्राइसिस से बचने का क्या तरीका है, उस पर चर्चा करेंगे। तो भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ संबंध को बेहतर बनाने के हालिया प्रयास, भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने के हालिया प्रयास, जब तक शेख हसीना एज अ पीएम वहां पर फंक्शन में थी, तब तक दोनों देशों के मध्य संबंध क्या था, है ना, बहुत मधुरता थी, और दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर थे, है ना। तो हम संबंध जब लिखते हैं तो उसमें तुरंत की इस बातों पर नहीं, एक पूरा का पूरा इतिहास संक्षेप में हम लोग देखते हैं। अगर हम भारत बांग्लादेश संबंध को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 2015 से लेकर अब तक लगभग $8 बिलियन से अधिक राशि भारत ने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में प्रदान की है। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापना के लिए रेल संपर्क, पाइप संपर्क, कई प्रयास किए गए हैं हाल के सरकार द्वारा। दोनों देशों के मध्य व्यापार को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। तो कुछ प्रयास क्या क्या हुए हैं उसके बारे में, तो पहले आर्थिक संबंध को बेहतर बनाने के प्रयास देख लेते हैं। जैसे पहला प्रयास में लिखिए, नोट करिए, भारत द्वारा विगत 15 वर्षों में $8 बिलियन से अधिक राशि बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में प्रदान किया गया। तो पहला लाइन ऑफ क्रेडिट $8 बिलियन। लिख लिया, $8 बिलियन से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट भारत द्वारा प्रदान किया गया है बांग्लादेश को। दूसरा, दोनों देशों के मध्य व्यापार, सेकेंड पॉइंट, इंडिया बांग्लादेश के मध्य लगभग 13 से 15 बिलियन डॉलर का व्यापार वार्षिक व्यापार हाल के वर्षों में हुआ है। अब भारत क्या कर रहा है, साफ्ता के तहत बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं पर अधिक प्रशुल्क नहीं लगाता है। तो इसी में नोट कर लें, भारत द्वारा बांग्लादेश से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर साफ्ता के तहत साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना,
साफ्टा के तहत न्यूनतम प्रशुल्क टैरिफ लगाया जाता है, जैसे दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना। हाल के वर्ष में भारत द्वारा, पहले नोट करो फिर देखते हैं। और क्या लिखा है पढ़ देता हूं। इंडिया बांग्लादेश के मध्य लगभग 13 से 15 बिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार हाल के वर्षों में हुआ है। भारत द्वारा बांग्लादेश से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूनतम प्रशुल्क टैरिफ को हिंदी में कहते हैं, लगाया जाता है। जैसे कनेक्टिविटी को लेकर अगर आप देखें, बहुत सारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु हालिया प्रयास, जैसे रेल संपर्क, रोड संपर्क, सबको बढ़ाया जा रहा है ना। अगर आप देखें, जैसे अभी आपने सुना होगा मैत्री सेतु, भारत सरकार द्वारा एक मैत्री सेतु बनाया गया है 1.9 किलोमीटर लंबा, जो सबरूम त्रिपुरा को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। जैसे पहले मैत्री सेतु बहुत न्यूज में रहा था, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। मैत्री सेतु, फ्रेंडशिप ब्रिज, भारत सरकार द्वारा सबरूम त्रिपुरा का पार्ट है तो रामगढ़, टोले वाला नहीं, बांग्लादेश वाला, रामगढ़ से जोड़ने हेतु 1.9 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण किया गया है। ऑपरेशनल है, यह ऑपरेशनल है मतलब चल रहा है। अब देखो इससे क्या होगा कि जो रामगढ़ है, बेसिकली अगर आप देखें तो रामगढ़ से चटगांव जो पोर्ट है उसकी दूरी बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को चटगांव पोर्ट से जोड़ने के लिए यह सेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामगढ़ से चटगांव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। क्योंकि रामगढ़ से चिटगांव जिसका नाम है की दूरी महज 80 किलोमीटर ही है। तो सबरूम कहां है? त्रिपुरा में है। तो आप क्या करें, कोलकाता पोर्ट से आप चटगांव पोर्ट तक सामान भेजें, सेना भेजें, जो भी चीजें हैं, फिर चटगांव से रामगढ़ जो है रोड है ही, और रामगढ़ के बाद जो है मैत्री सेतु पुल भारत ने बना ही दिया है। जो नदी बहती है वो फेनी नदी है, उसी पर यह पुल बना है ना। तो पूर्वोत्तर तक कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है ना, संपर्क हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों से हमारा संपर्क भी बढ़ जाएगा। जैसे देखो मैप में मैं आपको समझाऊं कहां पुल बना है, कैसे क्या है। जैसे आप देखिए, ये जो है चटगांव पोर्ट है ना, और ये आपका जो है त्रिपुरा का पार्ट है। तो यही जो चटगांव पोर्ट है, यहां से रामगढ़ है ना, ये जो पार्ट है ये रामगढ़ है यहां पे, और ये फेनी नदी बह रही है ना, फेनी नदी, इस पर ब्रिज बनाया गया है। जो इधर सबरूम है, सबरूम कहां पर है जी? त्रिपुरा का पार्ट है। अगर मैं इसको साफ और बनाऊं समझाने के लिए तो और बताता हूं कैसे। जैसे देखो, ये आप समझो कि ये चिटगांव पोर्ट है ना। जैसे मान लो ये चटगांव बंदरगाह है, यहां से ये रामगढ़ है ना। रामगढ़ किसका पार्ट है? बांग्लादेश का। और रामगढ़ से आगे ऐसे फेनी नदी, ये नदी है फेनी नदी, ये क्या करती है? दोनों देशों के मध्य सीमा बनाती है फेनी नदी। इसी पर भारत ने ये पुल बनाया है। इसके इधर कौन सा क्षेत्र है? सबरूम। सबरूम कहां का पार्ट है? त्रिपुरा का। तो अभी यहां कोलकाता पोर्ट है आपका, है ना, कोलकाता। तो समुद्र के रास्ते यहां से चटगांव आ जाए, और चटगांव से रामगढ़ रोड है ही, ये 80 किलोमीटर रोड है। और यहां से ये जो फेनी नदी है उस पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा
पुल बना दिया गया, 1.9 किलोमीटर ऑपरेशनल है। तो अगर कल को चिकन नेक पर हमला होता है और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट रूट अगर काम नहीं कर पाया, तो वैसी स्थिति में एक अल्टरनेटिव रूट हो गया त्रिपुरा के रास्ते, हम अपने राज्य के पूर्वोत्तर के कई जगह पहुंच सकते हैं। तो दोनों देशों के मध्य यह संबंधों को कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बार मैं पढ़ देता हूं कि भारत सरकार द्वारा शबरूम त्रिपुरा को रामगढ़ से जोड़ने हेतु 1.9 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को चटगांव पोर्ट से जोड़ने के लिए यह सेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामगढ़ से चटगांव की दूरी महज 80 किलोमीटर ही है। रेल मार्ग कई जो है अगर आप देखें तो कई ट्रेन चल रही है, जैसे आपने सुना होगा मैत्री एक्सप्रेस है ना, बंधन एक्सप्रेस आदि। जैसे अखौरा अगरतला अभी एक रेल लिंक डेवलप करने के लिए बात हुई है ना। अखौरा से अगरतला के मध्य रेल लिंक स्थापित करने की बात हुई है। जैसे भारत द्वारा कई वहां पर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसमें भी कॉपरेशन किया जा रहा है, जैसे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट लगभग 1450 मेगावाट का भारत के सहयोग से स्थापित। तो ये सब मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हम सागर विजन के तहत काम कर रहे हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल में कई मंच पर भारत और बांग्लादेश साझा है। जैसे सार्क असफल हुआ तो भारत ने किस पर ध्यान देना स्टार्ट किया? बिम्स्टेक। अभी हाल में ही बिम्स्टेक की मीटिंग में मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 देशों का है जो हिंद महासागर के आसपास सीमा साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक के 23 देश, उसमें भी ये दोनों भागीदार हैं। इसके अलावा BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल जो समझौता है, मोटर व्हीकल समझौता। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों देशों के मध्य सागर विजन, सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। जो भी एशियाई प्रशांत क्षेत्र के देश हैं जो मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया के साथ साथ हिंद महासागर में साझा करते हैं, सबका सम्मिलित प्रयास क्या होना चाहिए कि हिंद महासागरीय क्षेत्र को नौवहन की सुविधा के लिए, व्यापार की सुविधा के लिए एक मुक्त क्षेत्र के रूप में रखें, है ना। तो सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये सब आगे मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल समझौता, आप गाड़ी लेकर बांग्लादेश जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत सरकार और क्या कर रही है? जैसे सागर विजन, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, हिंद महासागरीय समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों के साथ सहयोग को बढ़ाने की पहल। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन, डिफेंस में भी समझौता हुआ है हमारा। अगर आप देखें दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्याभ्यास करती है। भारत के सहयोग से परमाणु रिएक्टर जो है बांग्लादेश में लगाया जाने का प्रपोज्ड है। तो बहुत सारे जगह पे जो है समझौता, और बहुत सारे जगह पे अगर आप देखें तो दोनों देशों के मध्य समस्या क्या है कि अभी की स्थिति क्या है? स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत को बांग्लादेश के प्रति कोई सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जैसे ट्रेड को लेकर उधर अमेरिका भी बांग्लादेश पर 35% ड्यूटी लगा रखा है, भारत पर भी उसने उपहार दे ही दिया, ट्रंप ने 25-50% हम पर भी ट्रेड थोप ही दिया है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी और चरमराने वाली है निकट भविष्य में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से मेजर स्टेक क्या होता था? कॉटन टेक्सटाइल का अमेरिका जाता था। जब 10 से 12% टैरिफ था तो लगभग जो है ठीक ठाक लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता था। लेकिन आज अमेरिका ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ जो है उस पर लगाया है, भारत पर भी लगाया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, लोगों में असंतोष है। तो भारत को क्या करना चाहिए? हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? वेट एंड वॉच। हम कोई भी ऐसा कड़ा रवैया न अपनाएं जिससे कि प्रतिक्रियावश वहां पर भारत विरोधी लहर को हवा मिले, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि भले हमने टैरिफ पर शुल्क बढ़ा दिया, रोक लगा दिया, वो अलग बात है, थोड़ा सा मैसेज देना था। लेकिन भारत जो है ना, भारत वो क्या कर सकता है कि भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को हमें नॉर्मलाइज करना है। जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन आपने पढ़ा था ना कि पड़ोसी से रेसिप्रोकल
एटीट्यूड नहीं रखना है, बदले में लाभ की कामना नहीं रखनी है। अभी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, लोगों में सरकार के प्रति, लोगों में सरकारी संस्थाओं के प्रति अविश्वास है, और अगर वहां पर कट्टरपंथी ताकतें की जड़ें अगर जम जाएगी तो यह हमारे लिए भविष्य में खतरा है। तो बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो जाए ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर अभी चोट अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा दिया गया, भारत ने भी बहुत सारा कॉटन टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में आर्थिक संकट का दौर और गहराने वाला है। भारत ऐसा कुछ भी ना करे, है ना, जिससे कि संबंध जो है बांग्लादेश के साथ हमारे खराब हो। तो हमें फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। वेट एंड वॉच, जून 2026 में जब वहां नई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है कि फिर उसके बाद संबंध जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, हमें नेपाल वाली गलती दोहरानी नहीं चाहिए, हमें अनावश्यक बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें निश्चिंत भी नहीं रहना चाहिए, हमें अपने सीमा की सुरक्षा, चौकसी को बढ़ानी चाहिए कि अगर बांग्लादेश में आर्थिक संकट बढ़ेगा तो वहां से अवैध प्रवासन क्या होगा, और बढ़ेगा। तो हम कान में तेल देकर न सोएं, हम अपने सीमा की सुरक्षा, है ना, उसको पर बल दें। तो बांग्लादेश में स्थिति जो अगर आप देखें, हाल की जो स्थिति है उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट निकट भविष्य में बढ़ने वाला है ना। क्यों? क्योंकि अगर कट्टरपंथी सरकार वहां, जैसे उम्मीद है, ऐसी संभावना देखी जा रही है कि फिर बीएनपी की सरकार न बन जाए, और ऑब्वियसली अगर बीएनपी की सरकार बनेगी तो चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध क्या होंगे, मधुर होंगे। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सोच समझ कर कोई भी कदम उठाने की जरूरत है। हम प्रोवोक न करें, हम स्थिति को खराब करने का प्रयास न करें। तो अगर आपसे पूछा जाएगा दोनों देशों के संबंध पर प्रभाव, तो दुष्प्रभाव दिख ही रहा है। संबंध को सुधारने के लिए क्या किया जाए, अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि भारत को यथासंभव बांग्लादेश के साथ कॉपरेट ही करना चाहिए। उनको आर्थिक मोर्चों पर हर तरह, जैसे $8 बिलियन का पैकेज दिया, $1 बिलियन का और पैकेज, कल्चरल डिप्लोमेसी को हमें बढ़ानी चाहिए। अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां का भी राष्ट्रगान लिखा, वहां का भी लिखा। संस्कृत जो संगीत है, कला है, जो भाषा है, ये दोनों को जोड़ती है, और इस मामले में चाइना और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश से दूर है। तो हमें सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाना है, संपर्क को बढ़ाना चाहिए, अवैध प्रवासन पर ध्यान रखते हुए, सीमा की सुरक्षा को और कड़ी करते हुए, बांग्लादेश से किसी भी प्रकार के घुसपैठ या तस्करी को रोकते हुए हमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये उनका आंतरिक मामला है। हाँ, रेडिकलाइजेशन जो युद्ध का हुआ है, उस समय के साथ वो सब, जब भी अभाव होता है, अभाव कला का घर है। जहां भी आर्थिक मंदी, संकट, समस्या रहेगी, अभाव होगा, गरीबी आएगी, वहां कुछ ना कुछ गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। तो अगर समृद्ध हो जाए बांग्लादेश धीरे धीरे, और इसमें टाइम लगेगा, है ना, तो वेट एंड वॉच हमारी पॉलिसी यही होनी चाहिए। चाइना के इन्फ्लुएंस को वहां अधिक न बढ़े, इसके लिए कल्चरल डिप्लोमेसी करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने सारे सवाल है वो सभी आपको जवाब मिल गए होंगे, है ना। अब अंतिम का समय आपका है। जरा कमेंट ऑन कर दो, 1 मिनट, जरा 1 मिनट के लिए ऑन करो। चलिए, किसी को यहां तक में कहीं कोई समस्या, कोई प्रश्न पूछना है तो 2-3 मिनट आपके पास है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका। बांग्लादेश से सीधे नीचे आएंगे, श्रीलंका कल पढ़ेंगे। चलिए, किसी को कोई जेन्युइन सवाल पूछना है, फालतू टीका टिप्पणी तो देख ही लिया, मैं थक हार के मैंने बंद ही करने का निर्णय ले लिया। कल से परमानेंट बंद ही रहेगा लास्ट क्लास तक, है ना। अंत में 10 मिनट ऑन करूंगा। चलिए, ऑल क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है। तिस्ता नदी विवाद, क्या तिस्ता नदी जूनी शरत, तो आपको नोट्स में भी है, बहुत पुराना मुद्दा है। चलिए, महज मतलब केवल को महज के रूप में हिंदी में लिखते हैं। चलिए, तिस्ता नदी इतना नहीं इंपॉर्टेंट, 10 साल से तो समझ ही रहे, कुछ नोट्स में भी है तुम लोगों के, उसमें भी देखना। वेट एंड वॉच की नीति चाइना को चांस कैसे देगी अमन द्विवेदी? मैंने क्या कहा, कल्चरल डिप्लोमेसी को, कनेक्टिविटी को, कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, हर कॉपरेशन को मजबूत रखना है। चलिए, कल से ऐसे ही रहेगा। लास्ट में 10 मिनट जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है पैसा हम देते हैं बहुत न्यूनतम ब्याज दरों पर, सुष्मिता शर्मा, है ना, बहुत रियायती दरों पर, लंबे समय के लिए हम उनको पैसा देते हैं। चलिए, ठीक है। तनावपूर्ण संबंध प्रश्न के प्रकृति पर रहेगा। हम दूसरे देश की सरकार को थोड़ी डिक्टेट कर सकते हैं। चलिए, लाइन ऑफ क्रेडिट बताया, तो उधार देते हैं पैसा लंबे समय के लिए बहुत कम ब्याज दर पे, है ना, सालाना 0.5%, 1% मैक्सिमम, समझे रोहित लासे। लाइन ऑफ क्रेडिट, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं लंबे समय के लिए बहुत कम ब्याज दर पर। चलिए, ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता है अब कहीं कोई। कल हम लोग इंडिया श्रीलंका संबंध पढ़ेंगे, पढ़कर एक बार आना जो भी स्रोत आपके पास है। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। कल से ऐसे ही रहेगा कमेंट का, है ना, अनावश्यक बहुत थक गया मैं आप लोगों से। अंत में जितने भी डाउट्स हैं, सवाल है, प्रश्न है, लास्ट में 5, 10, 20 मिनट जो भी आप पूछ लेना। चलिए, महज मतलब, महज एक भाषा शब्द है यार, महज मतलब केवल यही नहीं,